तो दोस्तों लास्ट वीडियो हमने देखा था कि लूफी ने यहाँ पे फाइनली रियो को मास्टर कर लिया है। साथ ही साथ जोरो को एक नई तलवार एनवा मिल चुकी है जिससे वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब इनका मुकाबला एक नहीं बल्कि दो योंको से होने वाला है और इनका सामना करने के लिए हमारे साथी अब ओनिकाशिमा की तरफ निकल चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वन पीस के लैंड ऑफ वानो आर्क के एक्ट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ओडिन और रॉजर की बैक स्टोरी के साथ साथ ओनिकाशिमा की रेड को भी कवर करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम हमारे वानो के एक्ट 3 को और चलते हैं सीधा हाबू पोर्ट पे, जहां पे फायर फेस्टिवल की तैयारियां हो रही हैं और लोग काफी खुश हैं। सेम टाइम पे तोकागे पोर्ट पे किनेमोन सारे आकाज़ाया 9 के मेंबर्स के साथ अपने एलाइज के आने का वेट कर रहा है, बट उनको पता चलता है कि भाई एक दिन पहले ओरोची के स्पाई ने उसको ओनिकाशिमा में होने वाली रेड के बारे में पहले से ही बता दिया था। तो ओरोची ने यहाँ पे तोकागे पोर्ट से कनेक्ट करने वाले सारे ब्रिजेस को साथ ही साथ एलाइड फोर्सेस की शिप को भी तबाह कर दिया था। इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होके किनेमोन अकेला ही ओनिकाशिमा में जाके लड़ाई करने का फैसला करता है और मोमोनोस्के को वहीं पे शिनोबो के हाथों में छोड़ के सारे आकाज़ाया 9 के मेंबर्स आगे निकल जाते हैं। और हम भी चलते हैं अब 41 साल पहले की स्टोरी में, जहां हम देखते हैं भाई कोज़ुकी ओडिन को, जो कि एक मरे हुए इंसान की चिता में कढ़ैया रख के गरम गरम खाना पका के खा रहा है। मतलब शर्म ही नहीं इंसान को। तो भाई इनसे मिलो, ये हैं यहाँ पे लैंड ऑफ वानो के शोगन कोज़ुकी सुकियाकी, जो कि ओडिन के फादर हैं और उनका मिनिस्टर उनको ओडिन की सारी करतूतों के बारे में बताता है कि 2 साल की उम्र से ही ओडिन काफी ज्यादा खुरापात मचाना स्टार्ट कर दिया था। वो जहां भी जाता भाई लड़ाई झगड़ा करता ही रहता और उसकी करतूतों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि भाई उसको एक बार बताया नहीं जा सकता। एक बार तो उसने वानो की सारी औरतों को किडनैप करके अपने साथ रख लिया, जिसके बाद उनके लव्ड वंस वहां पे आके ओडिन पे हमला कर देते हैं और इसको हारम वॉर भी कहा जाता है। बट भाई ये सब तो काफी छोटी हैं, इससे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी हरकत ओडिन कर चुका है जिसके बारे में हमको बताया नहीं जाता। हमको एक यंग किनेमोन दिखता है जो कि एक माउंटेन गॉड के बच्चे को पकड़ के ले आता है ताकि वो शहर में उसको बेच के पैसे कमा सके। बट उस बच्चे को ढूंढते हुए माउंटेन गॉड खुद वानो के फ्लावर कैपिटल में आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद ओडिन वहां पे माउंटेन गॉड से लड़के उसको वहीं पे मार देता है और इस पूरे इंसिडेंट की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। जिसके बाद ओडिन को फ्लावर कैपिटल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद किनेमोन और डेंजिरो भी ओडिन को फॉलो करते हुए हाकुमाई रीजन में यासुई के घर जाते हैं, जो कि हाकुमाई रीजन के दाइम्यो होते हैं। और यहाँ पे भाई ओरोची भी हमको दिखता है जो कि यासुई का एक सर्वेंट है। यहाँ पे यासुई ओडिन को कुरी रीजन के बारे में बताता है, जो कि वानो कंट्री का एक ऐसा रीजन है जिसको उसके पिता भी कंट्रोल में नहीं ला सके। तो बस भाई ओडिन यहाँ पे अपने साथियों के साथ कुरी की तरफ निकल जाता है। वहां जाते हुए उसके साथ काफी सारे लोग जुड़ते हैं जो कि आगे चल के उसके रिटेनर्स बनते हैं, जैसे कि इजो और कीकू, कांजीरो, राइजो, और इन सभी के साथ वो कुरी पहुंच के आसुरा डोजी को हराता है। और उसको हराने के बाद वो कुरी रीजन का पूरा नक्शा ही बदल देता है और उसको एक लॉलेस रीजन से एक डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट कर देता है। जिसके बाद उसके पिता खुश होके उसको यहाँ का दाइमो बना देते हैं। एक दिन कुरी के बीच में ओडिन एक कापा और 2 मिंक्स ट्राइब के बच्चों को रेस्क्यू करता है, जो कि आगे चल के हमारे कामामासु, डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर बनते हैं। अब भाई इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी ओडिन का भाई हमेशा से मन वानो कंट्री से बाहर निकल के पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का रहता है। तभी कुछ दिन बाद यहाँ पे कुरी के इताची पोर्ट पे व्हाइट बियर्ड की शिप आ जाती है, जिसको देखने के बाद ओडिन व्हाइट बियर्ड से फाइट करने के लिए जाता है, बट व्हाइट बियर्ड उसको वहाँ पे हरा देता है। जिसके बाद ओडिन व्हाइट बियर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज भैया मेरे को अपने साथ अपने क्रू में शामिल कर लो और मुझे भी अपने साथ इस पूरी दुनिया को घुमाओ। लेकिन व्हाइट बियर्ड उसको वहाँ पे मना कर देता है। जब ओडिन को पता चलता है कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स रात में यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो उनके पीछे पीछे आ जाता है और उनके शिप के एंकर को पकड़ लेता है। उसके पीछे पीछे ईजू भी आ जाता है और ये दोनों अब उनकी शिप के पीछे भाई उनका एंकर पकड़ के आ रहे होते हैं। व्हाइट बियर्ड के कहने पे मार्को ईजो को रेस्क्यू कर लेता है, बट दूसरी तरफ हमारे जो बाकी के साथी रहते हैं वो इस बात से अभी अनजान रहते हैं कि ओडिन और ईजो आखिर गए कहां। अब भाई ओडिन अभी भी शिप के एंकर को पकड़ के व्हाइट बियर्ड की शिप में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता रहता है। व्हाइट बियर्ड उसको बोलता है कि अगर उसने 3 दिन तक ऐसे ही सरवाइव कर लिया तो वो उसको अपने क्रू में शामिल कर लेगा। लेकिन दोस्तों 3 दिन हो जाते हैं और जब ओडिन को वो लोग अपने क्रू में शामिल करने ही वाले थे तो ओडिन को एक लड़की की हेल्प की आवाज आती है, जिसका नाम अकात्सुमी तोकी होता है, जिसके पीछे कुछ पायरेट्स पड़े हुए थे। तो ओडिन सीधा उसको रेस्क्यू करने के लिए निकल जाता है, जहां पहुंच के उसकी सूजी हुई बॉडी को देख के वो पायरेट्स वहीं से डर के भाग जाते हैं। जिसके बाद तोकी ओडिन की पूरी मरम पट्टी करती
जाती है और जब उसकी सूजन वूजन सब कम हो जाती है तो ओडिन से तोकी पूछती है कि भैया क्या आप वानो कंट्री से आए हो। तो तोकी उसको बताती है कि मेरा बचपन से ही सपना वानो कंट्री में जाने का था, तो प्लीज भाई मुझे अपने साथ आप वानो कंट्री लेके चलो। जिसपे ओडिन थोड़ा सा शर्मा जाता है लेकिन वो उसके लिए मान जाता है। दोस्तों तोकी के पास तोकी तोकी नो मी एक पैरामीटर टाइप डेविल फ्रूट्स की पावर है, जिससे वो टाइम में खुद को या फिर किसी और को भी आगे की तरफ ट्रेवल करवा सकती है। और ये बहन जी हमारी इस टाइमलाइन की नहीं है, इनका जन्म आज से 830 साल पहले वॉइड सेंचुरी में हुआ था और तब से जब कभी भी वो अपने आप को खतरे में महसूस करती वो हमेशा टाइम में आगे की तरफ ट्रेवल करती रहती। तो भाई जिस पायरेट क्रू को ओडिन ने डरा के भगाया था वो अपने कैप्टन के साथ वापस आते हैं, बट इसके पहले कि यहाँ पे ज्यादा हंगामा चालू हो भाई व्हाइट बियर्ड की यहाँ पे एंट्री होती है, जो कि उनको किनारे करके ओडिन को अपनी क्रू में ऑफिशियली शामिल होने के लिए बोलता है। जिसके बाद ओडिन यहाँ पे व्हाइट बियर्ड क्रू में शामिल हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ईजू, डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर भी शामिल हो जाते हैं और यहाँ से ओडिन की पायरेट जर्नी स्टार्ट होती है। अपने सफर के दौरान ओडिन अपनी एक जर्नल को लिखना स्टार्ट करता है जिसमें वो अपने सारे एडवेंचर्स को मेंशन करता है। अब भाई वहीं वानो में ओडिन के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जब तक ओडिन वापस नहीं आता ओरोची को वानो का न्यू शोगन अपॉइंट किया जाता है, जिसको ओडिन अपने छोटे भाई जैसा मानता था। अब ये सब सुन के यासुई काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं क्योंकि भाई ओरोची और ओडिन की सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई है, वो भी उसके ही घर में। तो ये सब कुछ ओरोची के ही प्लान का हिस्सा था जिससे वो वानो कंट्री में कब्जा कर सके और इसमें उसका साथ हिगुराशी और सेमिमारू देते हैं जो कि उसके ही क्लैन के साथी होते हैं और इन दोनों के पास बार्थोलोमियो और बॉन क्ले के डेविल फ्रूट्स की पावर होती है। तो दोस्तों ओडिन के व्हाइट बियर्ड के साथ एडवेंचर्स की खबर न्यूज़पेपर में छपती है, जिसको देख के रॉजर फैसला करता है कि वो भी एक दिन इस समुराई से मिलेगा। वहीं एक अननोन आइलैंड में व्हाइट बियर्ड क्रू जहाँ पे ठहरा होता है वहाँ पे एक बच्चा व्हाइट बियर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपना बच्चा समझ के अपने क्रू में शामिल कर लो। तो बहुत जिद के बाद व्हाइट बियर्ड उसकी ये बात को मान लेता है और इस बच्चे का नाम होता है मार्शल डी जो कि आगे चल के ब्लैक बियर्ड बनेगा। वहीं दोस्तों ओडिन की यहाँ पे तोकी के साथ शादी हो चुकी है और इन दोनों के 2 बच्चे हो चुके हैं। ये सभी लोग एक आइलैंड में पहुंचते हैं जहां जाके वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इस आइलैंड में पहले से ही काफी ज्यादा क्यूस मचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इस आइलैंड में रॉजर पायरेट्स पे नेवी के कुछ ऑफिसर्स ने हमला कर दिया, जिनको बड़ी आसानी से रॉजर हरा देता है और उन नेवी ऑफिसर्स को बोलता है कि अगर तुम लोगों को मेरे को पकड़ना हो ना भाई तो गार प्याज सेंगोकू को भेजा करो। बाकी रॉजर को बताता है कि भाई व्हाइट बियर्ड की शिप यहाँ पे आ चुकी है। जिसके बाद रॉजर बोलता है ठीक है उसको आने दो, ये शायद लास्ट टाइम है जहाँ वो और मैं एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बगी बताता है कि एक समुराई बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिनका सामना करने के लिए वहां पे गवान और रेली सामने खड़े हो जाते हैं, बट उनको किनारे करके रॉजर खुद आगे जाता है और बोलता है कि कोई भी पीछे मत आना, उस समुराई से मैं खुद लड़ूंगा। अब भाई ओडिन पूरी ताकत से रॉजर पे अटैक करने के लिए जाता है, बट रॉजर उसको अपने एक ही हमले डिवाइन अपार्चर से भाई इतना दूर जाके फेंकता है कि भाई ओडिन की यहाँ पे काफी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन ओडिन पे हमला देख के तुरंत व्हाइट बियर्ड वहां पे आ जाता है और फिर यहाँ पे व्हाइट बियर्ड की रॉजर के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करने के लिए जाता है, बट रॉजर भी उस पे अपनी पूरी पावर से अटैक करता है और इन दोनों का घमासान युद्ध दोस्तों पूरे 3 दिन तक चलता है। बट 3 दिन के बाद ये लोग भाई आराम से बैठ के पार्टी करते हैं, जिसमें रॉजर उनको बताता है कि उसने बिग मॉम की टेरिटरी से एक रोड पोनिग्लिफ चुराया है जिसपे फाइनल आइलैंड की लोकेशन हो सकती है। अब भाई ओडिन तो भाई इन पोनिग्लिफ्स को पढ़ सकता था क्योंकि इसके ही पूर्वजों ने इसको बनाया था। तो भाई रॉजर ओडिन से रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज मेरे साथ मेरे क्रू में शामिल हो जाओ ताकि हम लोग मिलके फाइनल आइलैंड की लोकेशन को पता लगा सकें। जिसके बाद ओडिन यहाँ पे रॉजर की शिप ओरो जैक्सन में सवार हो जाता है और डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर भी इसके साथ यहाँ पे आते हैं और ये सभी लोग अपने न्यू एडवेंचर्स में निकल जाते हैं दुनिया भर में सारे पोनिग्लिफ्स को ढूंढने के लिए। ये सभी लोग स्काई पे भी जाते हैं जहाँ पे उनको एक एंशिएंट वेपन पोसाइडन के बारे में पता चलता है जो कि फिशमैन आइलैंड में स्थित है। और फिर यहाँ पे रॉजर ओडिन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पे एक मैसेज लिखने के लिए बोलता है और इसी मैसेज को आगे चल के जब स्ट्रॉ हेड्स हमारे स्काइपिया आते हैं तो रॉबिन देखती है और ठीक उसी तरह जैसे हमारे लूफी लोग स्काइपिया से नीचे आए थे ये लोग भी नीचे आते हैं। जिसके बाद ये लोग वाटर 7 जाते हैं टॉम से मिलने जिसने ओरो जैक्सन को बनाया था। वहां पे दोस्तों ये लोग टॉम से उसकी सी ट्रेन की प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। वहीं साइड में ओडिन छोटे फ्रैंकी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसको अपने क्रू में शामिल होने का इन्विटेशन देता है जिसको फ्रैंकी मना कर देता है।
अब फ्रैंकी ने यहाँ पे उनका क्रू ज्वाइन करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो पायरेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो बात अलग है भाई साहब, आगे चल के लूफी के साथ उसके क्रू में ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता अगर फ्रैंकी उस समय रॉजर का क्रू ज्वाइन कर लेता, ये एक टोटली सेपरेट टॉपिक है जिसपे अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। फिर हमारे गोल्डी रॉजर और उसका क्रू फिशमैन आइलैंड की तरफ बढ़ता है और जैसा कि मैंने तुम लोगों को फिशमैन आइलैंड सागा की वीडियो में बताया था कि रॉजर भी वॉइस ऑफ ऑल थिंग यानी कि सी किंग्स की बातों को सुन सकता है। आगे चल के भाई फिशमैन आइलैंड में इन सभी को 2 पोनीग्लिफ दिखते हैं जहाँ पे इनको इनके सफर का दूसरा रोड पोनीग्लिफ मिलता है और एक पोनीग्लिफ होता है जिसमें जॉय बॉय की अपॉलॉजी के बारे में लिखा होता है। सफर के दौरान टोकी की यहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है जिसको लेके ओडिन उसको वानो में आकाज़ाया 9 के हाथों अपने दोनों बच्चों के साथ सौंप के चला जाता है। बट यहाँ पे वानो की सिचुएशन के बारे में सुने बगैर वो वापस से रॉजर के साथ आगे की सफर की ओर निकल जाता है और अपने साथ वानो का रोड पोनीग्लिफ की कॉपी भी रख लेता है। इसके बाद वो लोग आगे चल के जो आइलैंड पहुंचते हैं जहाँ पे उनको अपने सफर का आखिरी रोड पोनीग्लिफ मिलता है जिसके साथ अब इनके पास 4 रोड पोनीग्लिफ आ चुके हैं। और भाई जो आइलैंड में ही रॉजर की मुलाकात यहाँ पे यंग पेड्रो से भी होती है जिसको देख के पेड्रो काफी इंस्पायर हो जाता है। तो भाई अब हमारे रॉजर पायरेट्स के पास 4 रोड पोनीग्लिफ आ चुके हैं जिससे वो लोग फाइनल आइलैंड पहुंच सकते हैं। लेकिन फाइनल आइलैंड पहुंचने से पहले भाई बगी की यहाँ पे काफी बुरी हालत हो जाती है और वो बीमार हो जाता है। तो भाई सैंक्स भी फैसला करता है कि वो यहीं पे बगी का ख्याल रखेगा और आगे चल के वो अपना खुद का क्रू बनाएगा और फाइनल आइलैंड में पहुंचेगा। उन दोनों को वहीं पे बाय बोल के रॉजर अपने क्रू के साथ फाइनल आइलैंड में पहुंचता है और उनको वहाँ पे वन पीस मिलता है। दोस्तों फाइनल आइलैंड में आने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी ओडिन ने देखा वो सब कुछ वो अपनी जर्नल में डिस्क्राइब करता है कि पहले वानो कंट्री के बॉर्डर बाहरी दुनिया के लिए ओपन थे। उन लोगों को जो ट्रेजर वन पीस मिला वो एक काफी वास्ट ट्रेजर था। साथ ही साथ यहाँ पे उनको व्हील ऑफ डी और वॉइड सेंचुरी के सारे सीक्रेट्स पता चल चुके थे। अब यहाँ पे रॉजर एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है कि काश वो भी जॉय बॉय के एरा में पैदा हुआ होता। अब यार क्योंकि इस ट्रेजर को देख के वो लोग यहाँ पे काफी जोर जोर से हंस रहे थे तो ये लोग इस आइलैंड का नाम लाफ टेल रख देते हैं। तो भाई पूरी ग्रैंड लाइन को कॉन्कर करने के बाद गोल्ड रॉजर के फाइनल आइलैंड में पहुंचने की खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है और उसको किंग ऑफ द पायरेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर भाई हमारे जो रॉजर भाई साहब हैं इनको एक इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है जिसके चलते वो कुछ ही दिनों में मरने वाले थे। तो वो अपना पायरेट क्रू को डिसबैंड कर देते हैं और खुद को गवर्नमेंट के हाथों में सरेंडर कर देते हैं। और जब उनका एग्जीक्यूशन किया जा रहा था तो उनके आखिरी शब्दों ने इस दुनिया में द ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत की। दोस्तों ओडिन वापस से वानो में आ जाता है और अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलने के बाद जब उसको पता चलता है वानो की करंट सिचुएशन के बारे में तो उसको काफी गुस्सा आता है क्योंकि ओरोची ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पायरेट काइडो के साथ हाथ मिला के पूरे वानो में कब्जा कर लिया था। जिसके बाद ओडिन तुरंत ओरोची को मारने के लिए उसके कैसल में जाता है। बट यहाँ पे सेमीमारू अपने डेविल हुड की पावर से ओरोची को यहाँ प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद ओरोची और काइडो ओडिन को धमकी देते हैं कि अगर उसने उन पे हाथ उठाने की कोशिश की तो वो पूरे वानो कंट्री के लोगों को मार देंगे। और वो ओडिन से ये भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो हर हफ्ते अगले 5 साल तक फ्लावर कैपिटल में नंगा नाचेगा तो वो वानो कंट्री को फ्री कर देंगे। 1 साल बाद ओडिन को न्यूज़पेपर में रॉजर के एग्जीक्यूशन के बारे में पता चलता है जिसके बाद वो अपने रॉजर के साथ बिताए हुए दिनों को याद करता है। सेम टाइम पे यहाँ पे गैको मोरिया ने काइडो की बीस्ट आर्मी में अटैक कर दिया था और उसी बीच उसने रायुमा की ग्रेव से उसकी बॉडी को चुरा के ले गया। तो भाई 5 साल हो जाते हैं और ओडिन ओरोची के पास जाके वानो कंट्री को फ्री करने के लिए बोलता है। बट ओरोची ओडिन को बताता है कि उसने काइडो के साथ मिलकर उसके साथ ही हाई ग्रो को ठिकाने लगा दिया है। साथ ही साथ उन लोगों का प्लान है कि वानो को एक वेपन फैक्ट्री बनाना है। और ये सब सुन के ओडिन को काफी गुस्सा आता है जिसके बाद वो अपने रिटेनर्स के साथ मिलके ओरोची और काइडो की बीस्ट आर्मी पे अटैक करने का प्लान बनाता है। पर जिस दिन वो लोग काइडो पे अटैक करने के लिए जाते हैं वहाँ पे उसकी बीस्ट आर्मी पहले से ही उनके लिए तैयार थी और काइडो उनको बताता है कि उनके बीच एक स्पाई है। इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे आकाज़ाया 9 और ओडिन मिलके सारे बीस्ट पायरेट्स को हरा देते हैं। और जब अपने फाइनल अटैक से ओडिन काइडो को मारने ही वाला था तो वहाँ पे हिगुराशी मोमोनोसुके का भेष बदल के ओडिन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और काइडो यहाँ पे ओडिन को हरा देता है। जिसके बाद ओडिन और आकाज़ाया 9 के सारे मेंबर्स को पब्लिक के सामने गरम तेल में एग्जीक्यूट करने की सजा सुनाई जाती है। बट यहाँ पे ओडिन ओरोची से एक शर्त रखता है कि अगर वो
और उसके साथी 1 घंटे तक इस गर्म तेल में सरवाइव कर लेते हैं तो वो उनको जाने देगा। अब इस बात पे ओरोची और काइडो राजी हो जाते हैं और ओडिन को 1 घंटे तक खौलते तेल में सरवाइव करने के लिए बोलते हैं। बट दोस्तों ओरोची यहाँ पे फिर से ओडिन को धोखा देता है, लेकिन ओडिन यहाँ पे अपने सारे रिटेनर्स को वहाँ से भागने में मदद करता है और उनको बोलता है कि आगे चल के उनको वानो को बाहरी दुनिया के लिए ओपन करना है। जिसके बाद काइडो वहाँ पे गोली मार के ओडिन को वहीं पे एग्जीक्यूट कर देता है और ओडिन के कैसल पे आग लगा देता है, जहाँ पे लेडी टोकी, किनेमोन, कांजीरो, राइजो, कीकू और मोमोनोस्के को 20 साल आगे भविष्य में भेज देती हैं। जिसके बाद 20 पायरेट्स के लोग आके उनका वहीं पे कत्ल कर देते हैं और आगे का तो तुम लोगों को पता ही है। अब वापस हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन पे आए तो यहाँ पे किनेमोन बताता है कि भाई हमारे बीच अभी भी एक स्पाई मौजूद है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि वो स्पाई दरअसल कांजीरो है, जो कि शुरू से अभी तक ओरोची को ओडिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देते जा रहा था। जिसको सुनने के बाद किनेमोन तुरंत वहां पे कांजीरो को मार देता है, बट वो दरअसल कांजीरो की पेंटिंग होती है और जो असली कांजीरो होता है वो मोमोनोस्की को वहां पे किडनैप कर लेता है। पर भाई इनकी मुसीबत और बढ़ने वाली थी, क्योंकि वहीं पे 20 पायरेट्स की शिप इनका यहाँ पे काम तमाम करने के लिए आ जाती है और भाई चारों तरफ से होप का कोई भी निशाना नहीं दिखता। लेकिन फिर वहां पे हमारी 1000 सनी में बैठे हुए स्ट्रॉ हेड्स, ट्रेफागर लॉ, यूस्टस किड्स अपनी अपनी पायरेट क्रू के साथ वहां पे आ जाते हैं। साथ ही साथ सारे के सारे यकूजा बॉसेस, मिंग स्ट्राइप्स, डेंजिरो की टीम भी वहां पे आ जाती है। अब इन सभी को आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि जो किनेमोन भाई साहब हैं, इन्होंने जो सीक्रेट मैसेज था उसको गलत पढ़ लिया था और आकाज़ाई 9 के सारे मेंबर्स के साथ गलत लोकेशन में पहुंच गए थे। खैर भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इससे जो हमारा कांजीरो था वो भी धोखे में था। मगर दोस्तों एक जन और है जो कि हमारा इस वॉर में साथ देगा और वो है भाई जिनबे, जो कि अब ऑफिशियली परमानेंट भाई स्ट्रॉ हेड्स को ज्वाइन कर लेता है। बट भाई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है और ये सभी लोग हमारे साथी अब ओनिकाशिमा के अंदर एंटर कर रहे हैं, जहां पे पहले से ही गोल्डन काकुरा फेस्टिवल चल रहा है। तो भाई इस रेड को सीक्रेट ही रखने के लिए किनेमोन अपने डेविलहुड की पावर से अपने सारे एलाइज को बीस्ट पायरेट्स की यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद किनेमोन उन सभी को इस रेड का प्लान बताता है। तो भाई प्लान कुछ ऐसा है कि ये लोग दो तरफ से हमला करेंगे और जो हमारी आकाज़ाई 9 की टीम है ये लॉ की सबमरीन में बैठ के पीछे से लॉ के डेविलहुड की पावर से सीधा सीधा काइडो के कैसल के अंदर एंटर करके उन पे हमला करेंगे। अब भाई कैसल के अंदर जब लूफी और जोरो जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे बीस्ट पायरेट्स के लोग खाने को काफी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वानो के आधे से ज्यादा लोगों को तो खाना ही नसीब नहीं है, तो उनको ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे उनसे पंगा लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आगे चल के उनका सामना स्केचमैन अकू से होता है, जो कि उनको थोड़ा सा ओवर पावर करता है। बट यहाँ पे किड आके लूफी और जोरो को उससे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ कांजीरो मोमोनोस्के को ओरोची के हाथों में जाके सौंप देता है और फिर ओरोची यहाँ पे सबके सामने पब्लिकली मोमोनोस्के को एग्जीक्यूट करने का ऐलान करता है। अब यहाँ काइडो की आर्मी में तोबिरोपो नाम का एक ग्रुप है जिसमें काफी सारे पावरफुल इंडिविजुअल शामिल हैं। साथ ही साथ दोस्तों अप्पू ने क्या किया था, यहाँ पे जो सीजर के द्वारा बनाए हुए जायंट्स मॉन्स्टर जिनको नंबर्स कहा जाता है, उनको भी वानो में इस वॉर में शामिल होने के लिए ले आया था। दोस्तों तोबिरोपो के 2 मेंबर्स पेज 1 और उल्टी से लूफी का यहाँ पे सामना हो जाता है, जिसमें उल्टी तो यहाँ पे लूफी को मारने ही वाली थी, बट इसके पहले की वो अटैक करती वहाँ पे एंट्री होती है काइडो के सन यामाटो की, जो कि लूफी को वहाँ से लेके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर नेकोमामुशी मार्को और इजू को अपने साथ इस वॉर में साथ देने के लिए ले आते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि बिग मॉम पायरेट्स की शिप वापस से वानो की तरफ बढ़ रही है। तो भाई जैसा पिछली बार किंग ने डुबा दिया था, इस बार मार्को उनकी शिप को डुबा देता है। जिसके बाद मार्को इजो को लेके ओनिकाशिमा के पीछे साइड लॉ के ग्रुप के पास जाता है, जहाँ पे उनकी मुलाकात आकाज़ाई 9 के मेंबर से होती है। बट इनका सामना यहाँ पे कांजीरो से होता है, जहाँ पे कीकू कांजीरो को हरा देती है। वहीं दूसरी तरफ कैसल के अंदर एक सीक्रेट जगह पे यामाटो लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि उसको भी काइडो के खिलाफ इस जंग में शामिल होना है उनकी तरफ से। वो बताता है कि वो उस दिन वही था जिस दिन ओडिन का एग्जीक्यूशन उसके फादर के हाथों हुआ। वो बताता है कि एक दिन कुरी रीजन में घूमते हुए उसके हाथों ओडिन की जर्नल लगी, जिसको पढ़ने के बाद उसने ओडिन के सारे एडवेंचर्स के बारे में पढ़ा
जिसके बाद वो ओडिन की काफी रिस्पेक्ट करने लग गया। जिसके बाद यामाटो यहाँ पे अपना ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है और हमको पता चलता है कि यामाटो दरअसल एक लड़की है। यामाटो लूफी को देख के उसको बताती है कि उसको देख के उसको एस की याद आती है और एस का नाम सुन के भाई लूफी काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। जिसके बाद यामाटो लूफी को अपने और एस का पूरा पास्ट बताती है, यहाँ तक कि वो तो एस के साथ सफर में जाने भी वाली थी, बट क्योंकि उसके हाथों में एक्सप्लोसिव हथकड़ियां बंधी हुई हैं इसलिए वो वानो कंट्री के बाहर नहीं निकल सकती। वहीं दूसरी तरफ बिग मॉम नामी को हरा के उससे ज़्यूस को वापस से हासिल कर लेती है और फिर वो पूरे ओनिगाशिमा में लाइव अनाउंसमेंट करती है कि वो और काइडो यहाँ पे अलायंस बना के दी ग्रेटेस्ट ट्रेजर वन पीस को हासिल करेंगे। साथ ही साथ काइडो ये भी रिवील करता है कि उनका प्लान यहाँ पे सारे एंशिएंट वेपन्स को हासिल करने का भी है। साथ ही साथ काइडो ये भी ऐलान करता है कि वो पूरे के पूरे वानों को ही अब वेपन फैक्ट्री में कन्वर्ट करने वाला है, फ्लावर कैपिटल को इंक्लूड करके। जिसको सुन के ओरोची काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन काइडो यहाँ पे ओरोची का सर उसके बॉडी से अलग कर देता है और मोमोनोसुके को वो एग्जीक्यूट करने ही वाला होता है कि वहां पे आकाज़ाया 9 की एंट्री होती है जो कि काइडो पे अटैक करते हैं। जिसके बाद काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके सारे आकाज़ाया 9 के मेंबर्स के साथ रूफ टॉप पे चला जाता है और इसी के साथ रूफ टॉप पे हमारी फाइनल वॉर स्टार्ट होती है, जिसपे काइडो के खिलाफ यहाँ पे मिंग्स ट्राइब भी आकाज़ाया का साथ देने के लिए आ जाते हैं। वहीं जैक भी यहाँ पे बीस्ट पायरेट्स के साथ वहां पे पहुंच जाता है। जैक को देख के सारे मिंग्स ट्राइब के लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ अपने अपने सूलोंग फॉर्म्स को एक्टिवेट करके जैक और सभी बीस्ट पायरेट्स के लोगों को वहां पे हरा देते हैं। दोस्तों फाइनली क्वीन को और टोबिरोपो के एक मेंबर हुस हु को एस ड्रेक के स्पाई होने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। वहीं साइड में लूफी यहाँ पे 2 नंबर साइड से फाइट कर रहा होता है और इसी बीच एस ड्रेक यहाँ पे ऑफिशियली बीस्ट पायरेट्स को बिट्रे करके हमारे अलायंस को ज्वाइन कर लेता है। बट क्वीन को ये सब देख के काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो वहाँ पे सभी लोगों के ऊपर ओनी वायरस से अटैक कर देता है और इस वायरस का एंटीडोट वो अप्पू के हाथों पे दे देता है और एक सर्वाइवल गेम स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ड्रेक और जोरो साथ में मिलके अप्पू को यहाँ पे हरा देते हैं। जिसके बाद जोरो अप्पू से एंटीडोट छीन के चॉपर को दे देता है ताकि वो उस एंटीट्यूड की मदद से इन सभी को क्योर करने वाली वैक्सीन बना सके। वहीं तामा भी अपने सारे टेम किए हुए साथियों के साथ ओनिगाशिमा की तरफ आगे बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ मार्को बिग मॉम से फाइट कर रहा होता है, जिसमें पेरेस पैरो भी आ जाता है। तो भाई टोबिरोपो की मेंबर उल्टी से यहाँ पे नामी और ऊसोप की फाइट हो जाती है और इस फाइट में ऊसोप का तो भाई सर की हड्डी भी टूट गई थी और वो नामी को भी मारने ही वाली थी कि उसी वक्त वहाँ पे तामा कामाकियो के साथ पहुँचती है और यहाँ पे ऊसोप और नामी की जान बचा के उनको अपने साथ ले जाती है। साथ ही साथ वो बीस्ट पायरेट्स के काफी सारे लोगों को अपने डेविल फ्रूट की पावर से टेम भी कर लेती है। वहीं कैसल के बाहर कैरेट और वांडा अपने सूलोंग फॉर्म को एक्टिवेट करके पेरेस्पोरो को वहां पे हरा देती है। जिसके बाद बिग मॉम मार्को को वहीं पे फेंक के वापस से अंदर काइडो के पास निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ यामातो मोमोनोसुके को रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाती है। लूफी, जिनबे और सांजी रूफ टॉप में केनेमोन लोग की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर वहाँ पे सांजी को एक लड़की की हेल्प की आवाज सुनाई देती है, जिसको बचाने के लिए वो जाता है, बट वो धोखे से ब्लैक मारिया के जाल में जाके फंस जाता है। चॉपर सभी को बताता है कि ओनी वायरस को फिलहाल के लिए स्लो करने के लिए उन पे फायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे मार्को आता है और अपने डेविल फ्रूट की फ्लेम से सभी लोगों को ओनी वायरस के असर से टेम्परेरी रिलीफ दे देता है। हम देखते हैं कि बिग मॉम यहाँ पे रूफ टॉप पे काइडो की तरफ आगे बढ़ रही होती है और भाई रूफ टॉप पे चलें तो यहाँ पे आकाज़ाया 9 का सामना काइडो से हो रहा था, जिस फाइट में आकाज़ाया 9 काइडो की काफी गंदी धुलाई करते हैं, बट भाई काइडो उनसे काफी ज्यादा पावर में आगे होता है। जिसके बाद भाई काइडो उन सभी को वहाँ पे हरा देता है और गुस्से में ये फैसला करता है कि वो पूरी की पूरी ओनेगाशिमा को यहाँ से उड़ा के फ्लावर कैपिटल में जाके गिरा देगा। यामाटो मोमोनोसुके के साथ ओनिगाशिमा एस्केप करने की कोशिश करती है, बट वो ये रियलाइज करती है कि काइडो ने यहाँ पे अपनी पावर से पूरी ओनिगाशिमा को हवा में उठा लिया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे हमारे बाकी के स्ट्रॉ हेड्स मेंबर अलग अलग टोबिरोपो के मेंबर से फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मार्को जोरो को लेके किंग और क्वीन को रोकते हुए जोरो को रूफ टॉप की तरफ फेंक देता है। दोस्तों यामाटो शिनोबु और मोमोनोसुके को बताती है कि लूफी लोग पहले नहीं है जो कि यहाँ पे काइडो से फाइट करने आए हैं, क्योंकि काफी सालों पहले एस भी यहाँ पे आया था जो कि काइडो के द्वारा किडनैप किए हुए बच्चों को छुड़वाने के लिए यहाँ पे बीस्ट फायर से लड़ने के लिए आया था, जिसका उसने भी सामना किया था
अब भाई एस ने वहाँ पे उन बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया था, बट उसकी और एस की वहाँ पे फाइट हो गई थी। लेकिन वो फाइट के बाद वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और उससे बात करने के दौरान एस ने अपने भाई लूफी के बारे में बताया जो कि सेम ड्रीम शेयर करता है, जो कि पायरेट किंग गोल्ड रॉजर का था। एस यामाटो को ये बता के जाता है कि उसे पूरा भरोसा है कि उसका भाई एक दिन किंग ऑफ द पायरेट बनेगा, और जाने से पहले यामाटो एस को अपना वीब्रा कार्ड का हिस्सा देती है जिससे वो लोग दोबारा मिल सकें। अब जहां तक मुझे लगता है कि भाई इसी वीब्रा कार्ड का हिस्सा एस आगे चल के लूफी को एरावास्टा में देता है जिससे वो लोग आगे चल के मिल सकें। कुछ सालों बाद उस वीब्रा कार्ड के हिस्से को यामाटो अपनी नजरों के सामने जलता हुआ देखती है क्योंकि एस की मरीन फोर्ड में मौत हो जाती है, जिसके बाद यामाटो अपनी हथकड़ियों को खुलने के लिए और लंबा समय तक वेट करती है। दोस्तों ये सब सुनाने के बाद यामाटो ओडिन की जनरल को मोमोनोसुके के हाथ में सौंप देती है और उसको ओडिन के द्वारा लिखी गई एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि आज से 20 साल बाद एक यंग पायरेट्स का ग्रुप वानो में आएगा जो कि एक न्यू एरा की शुरुआत करेगा और वो लोग यहाँ पे काइडो को हरा के उसके तानाशाह राज को खत्म कर देंगे। तो अब इस पूरी जंग की जिम्मेदारी हमारे इन 5 वर्ष जनरेशन के पायरेट्स के हाथों में है। दोस्तों यहाँ पे लूफी बिग मॉम और काइडो को इग्नोर करके उनके बाजू से निकलते हुए सीधे किनेमोन के पास जाता है, जहाँ पे किनेमोन लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि भैया अब वानो की पूरी जिम्मेदारी आपके ही हाथों में है, प्लीज वानो को बचा लेना। जिसको देख के काइडो को गुस्सा आता है, पर उसके हमला करने से पहले ही लॉ अपनी पावर से सारे अकाज़ाई 9 के मेंबर्स को रूफटॉप के नीचे भेज देता है और लूफी यहाँ पे अपनी नई सीखी हुई पावर रियू को इस्तेमाल करके काइडो के ऊपर अपने न्यू स्पेशल अटैक रेड रॉक से काइडो पे हमला करता है, जिससे काइडो वहीं पे गिर जाता है। और फिर वो बिग मॉम और काइडो को बोलता है, मैं हूँ मंकी डी लूफी, वो इंसान जो कि तुम लोगों को पीछे छोड़कर बनेगा द किंग ऑफ द पायरेट्स। और भाई क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब तुम लोगों का इस वीडियो में फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई इस वीडियो को बनाने में मेरी काफी ज्यादा मेहनत और टाइम दोनों ही लगता है, तो तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जो लाइक नहीं करेगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग वानो के हमारे लास्ट पार्ट को देखेंगे। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।